बिहार जातीय गणना कराने वाला और उसके बाद रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य बन चुका है देश में। और इसके साथ ही बिहार में ही इसको लेकर के सियासत गरमाने लगी है। जी आपको बता दें कि बिहार में जातीय गणना को लेकर के सियासत गरमाने लगी है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार से मंत्रिमंडल में संख्या बल के हिसाब से हिस्सेदारी की मांग की है। मांझी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर संख्या आधारित मंत्री परिषद गठन करे। तो वहीं बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने डेटा में हेरा फेरी का आरोप लगाया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आरजेडी समर्थक समुदाय के लोगों की संख्या को अधिक दिखाने की कोशिश की गई है, तो मेरे समाज की संख्या कम दिखाई गई है। तो वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम तेजस्वी ने पूरे देश में जातीय जनगणना कराने की मांग कर दी है। वहीं इस कास्ट सर्वे रिपोर्ट आने के बाद बीजेपी विधायक नीरज बबलू कह रहे हैं कि बिहार में मुस्लिमों की आबादी बढ़ गई है, अब भारत भी मुगलिस्तान बन रहा है, तो जनसंख्या कानून बनाने की जरूरत है। साथ ही जेडीयू के प्रदेश महासचिव प्रगति मेहता ने सीएम को पत्र लिखकर धानु की आबादी 2.13% होने पर आपत्ति जताई है। तो इंडिया अलायंस जो है लगातार मांग भी कर रहा है कि भाई जातीय जनगणना जो है पूरे देश में होना चाहिए। तो बिहार ने एक मिसाल पेश की है और उस मिसाल के तहत और राज्यों में भी जो है इसकी मांग जो है बढ़ रही है। हमने बिल्कुल खुले मन से कहा जरूर कराइए, तो ये तो हमारा कमिटमेंट का पार्ट था ना। लेकिन ठीक से कराइए कि गलत तरीके से कराइए। आज हम ये कहना चाहते हैं कि नीतीश बाबू कैसा सर्वे करवाया आपकी सरकार ने। टीवी चैनलों पर बार बार आ रहा है कि बड़ी संख्या में अति पिछड़ों के बड़े बड़े मोहल्लों को छोड़ दिया गया। पटना के हम सांसद हैं, विधायक गण हैं, बहुत शिकायत हम लोग के पास आ रही है। समाज का जनसंख्या को घटा दिया गया है, सिर्फ कुछ एक समाज का दिखाया जा रहा है कि जनसंख्या बढ़ा है, और खास करके मुस्लिम समाज का जनसंख्या डेढ़ा हो गया। आखिर क्या दिखाना चाहते हैं? मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि अगर यही हाल रहा तो आज इस हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान है, और यही रफ्तार अगर रहा तो हिंदुस्तान का नाम मुगलिस्तान होने से कोई नहीं रुकेगा। जिस रफ्तार में मुस्लिम आबादी बढ़ रहा है, पूरी तरह देश बर्बाद हो जाएगा। तो इस पर तमाम जानकारी के लिए संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ हैं। अशोक जी, बिहार में जातीय गणना हो चुका है और रिपोर्ट अब जारी हो गया है। वही पहला देश है, देश में पहला राज्य है जिन्होंने जातीय गणना कराई भी सक्सेसफुली और रिपोर्ट भी जारी किया गया। लेकिन देखिए, इसके बाद सियासत बहुत हद तक गरमाई है। जब कह सकते हैं कि जातीय गणना हो रहा था तो विपक्ष को काफ़ी ज़्यादा हमलावर भी नजर आ रही थी। एक समय की बात है अशोक जी कि जब महिला आरक्षण का बिल पास हुआ सदन में, तो उस वक्त बीजेपी काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर थी। लगता नहीं था कि इन दोनों के बीच में कोई कंपटीशन है। ऐसा लग रहा था कि भाई एक तरफा रिजल्ट आएगा, लोकसभा में बीजेपी जीतेगी, और कयास ये लगाई जा रही थी कि इंडिया गठबंधन को कितने मत से बीजेपी हराएगी। लेकिन जातीयगत गणना करा करके ये किस्सा, ये खेल जो है वो पूरा का पूरा पलट गया है। अब बिहार ने जातीय गणना करा दी है, चिंगारी यहाँ जरूर सुलगी है अशोक जी, लेकिन धुआं पूरा देश में उठेगा। धीरे धीरे मांगे भी ऑल ओवर इंडिया में ये उठेगी और अलग अलग राज्यों से भी इस तरीके की डिमांड होगी कि भाई जातीय गणना कराया जाए। इससे चीज़ें समझ में आए, यानी कह सकते हैं कि जातीय गणना कराने के बाद बीजेपी के हाथ से बहुत बड़ा हथियार छीन लिया गया है ना? क्या कुछ कहेंगे? क्या ये आने वाली जो समय है वो मंडल कमंडल के मुद्दे फिर से उठेंगे? क्योंकि अभी तो देखिए आंकड़े भी आ गए हैं, सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी के नेता कहते हैं कि मुस्लिमों के आंकड़े बढ़ रहे हैं। इस रिपोर्ट में मुस्लिमों की आंकड़ा बताया गया है। वो दिन दूर नहीं है जब पूरा का पूरा भारत मुगलिस्तान में तब्दील हो जाएगा। कैसी रहेगी आने वाले समय में राजनीति? जब कभी भी राजनीति में परिवर्तन का दौर आया है तो कहीं न कहीं कोई न कोई बड़े मुद्दे हावी हुए हैं। 1989 में बोफोर्स मामले को लेकर के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी, जिनको मिस्टर क्लीन कहा जाता था, उनके खिलाफ में समूचे देश में विपक्षी दलों की एकता बनी और पूर्व प्रधानमंत्री तत्कालीन उस समय वो संयोजक हुआ करते थे जन मोर्चा के, और राजीव गांधी की सरकार में ही वो वित्त मंत्री हुआ करते थे।
बीपी सिंह समूचे देश के दौरे पर निकले और कहा गया कि राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। और ये कमिटमेंट भारत की जनता से किया गया था कि सत्ता में आने के 24 घंटे के अंदर ही बोफोर्स जांच का आदेश होगा। लेकिन वही बीपी सिंह की जब सरकार बनी तो बोफोर्स का मुद्दा गौन हो गया और उस सरकार में आंतरिक कलह को दबाने के लिए बीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया था। परिणाम क्या हुआ कि मंडल कमीशन ज्यों ही लागू हुआ, भारत के विभिन्न राज्यों में युवाओं ने संघर्ष शुरू किया, वो सड़क पर आए और एक गौतम गोस्वामी, शायद मुझे लग रहा है, या राजीव गोस्वामी नाम के एक युवक थे जिन्होंने आत्मदाह भी किया था। और उसी के खिलाफ में बीजेपी ने, यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में रथ यात्रा निकली थी। मंडल के खिलाफ में कमंडल की शुरुआत हुई थी। आज फिर वही परिदृश्य लगभग 32-33 वर्षों के बीच में शुरू हो गया, देखने को मिल रहा है। और आपने जैसा कहा, अब सियासत, बीजेपी कल तक हिंदू मुस्लिम यानी कि संप्रदाय के नाम पर विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती थी कि बीजेपी हिंदुओं को एक तरह से कहिए कि धर्म के नाम पर उलझा करके या उनको प्रोवोक करके वोट लेती है। लेकिन पिछले जो महिला आरक्षण की चर्चा आपने की तो ये कहा गया कि आरक्षण की राजनीति बीजेपी ने भी करना शुरू किया है। और आप समझिए कि 1991 से जो मामला दबा था, लगभग 32 वर्षों के बाद महिला आरक्षण बिल को बीजेपी की केंद्र सरकार ने पारित कराया। आपने कहा कि लग रहा था कि यह इस मुद्दे को लेकर के आधी आबादी को अपनी तरफ आकर्षित करने में केंद्र सरकार ने और बीजेपी ने सफलता पाई है। लेकिन उसके तुरंत बाद आज जातीय गणना करा करके नीतीश ने एक ऐसा तीर छोड़ा है, ऐसा निशाना मारा है जो उनके राजनीतिक विरोधियों को घायल करने के लिए काफ़ी है। उस समय कमंडल मंडल के खिलाफ था, आज कमंडल के खिलाफ मंडल एकजुट हो रहे हैं। राजनीतिक परिदृश्य बदला है। अब हिंदूवाद को पराजित करने के लिए, राष्ट्र भक्ति को पराजित करने के लिए, राष्ट्रवाद को पराजित करने के लिए फिर जातीय गणना यानी कि आरक्षण का जो सबसे बड़ा खेल है वो शुरू हो गया। और इसके नायक बने हैं नीतीश कुमार। जो नीतीश कुमार कभी बीजेपी के समर्थन से, यूँ तो 90 में जब लालू प्रसाद यादव सत्ता में आए तो उस समय उन्होंने भी बीजेपी का समर्थन लिया था कांग्रेस विरोध के चलते। लेकिन यही मंडल कमीशन के बाद लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी से समर्थन, यानी कि बीजेपी को छोड़ा और बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया था। आज जो लगभग 1.5 दशक तक बिहार की सत्ता में बीजेपी के साथ नीतीश कुमार रहे, मुख्यमंत्री के पद पर रहे, 1 दशक तक केंद्र में मंत्री रहे, वही नीतीश कुमार आज बीजेपी को उसी कमंडल की राजनीति को पराजित करने के लिए उन्होंने जातीय गणना कराई है। स्वाभाविक है, इस जातीय गणना की ज्यों ही रिपोर्ट आई, सियासत गर्म होना स्वाभाविक था। और यही वजह है कि आपने देखा कि 24 घंटे के अंदर 2 अक्टूबर को ये रिपोर्ट आती है और 3 अक्टूबर को मुख्यमंत्री अपने आवास में, सरकारी आवास में बिहार के सभी प्रमुख दलों की बैठक बुलाते हैं। यानी कि गठबंधन के जो दल हैं सो तो हैं ही, मुख्य विपक्षी दल बीजेपी है और एक और विपक्षी दल है AIMM, उनके भी विधायक को बुलाते हैं। नीतीश ने पूरी तरह से यह उन दलों को समझाने की कोशिश की कि राज्य सरकार ने पूरी पारदर्शिता से ये रिपोर्ट बनाई है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि आम जनता और सत्ता यानी कि समाज के जो दबे कुचले लोग हैं, जो अभी तक वंचित हैं, उनको लाभ दिलाना है। उसमें बीजेपी के नेताओं ने, यानी कि विपक्षी दल के नेता विजय कुमार सिन्हा ने आपत्ति भी जताई और उन्होंने कहा कि ये जो आंकड़े हैं, इस आंकड़े में कहीं न कहीं संशय की स्थिति उत्पन्न हो रही है, इसको सरकार गंभीरतापूर्वक देखे और सोचे। और मुख्यमंत्री ने आश्वासन भी दिया था। आज अब मुख्यमंत्री के समक्ष विपक्षी दल ही नहीं, उनके घर के लोग, प्रगति मेहता ने भी सवाल उठाया। सवाल मीठा है लेकिन सवाल है। रविशंकर प्रसाद ने भी सवाल उठाए
और आपने देखा होगा कि कल अनिल शर्मा ने भी सवाल उठाए, यानी कि इस मामले को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष की दूरी मिट रही है। जातीय कुनबों में बटे जो नेता हैं, वो जो जातीय मठाधीश हैं, वो अपने मठ में दरार देख वो चेत रहे हैं और जातीय गणना के परिणाम पर ही सवाल उठा रहे हैं। इसको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस तरह से निपटाते हैं यह देखना दिलचस्प होगा, लेकिन इतना जरूर कहिए कि नीतीश का तीर सही निशाने पर बैठा है और वह निशाना चाहे वो अपने को बेधे या उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी को बेधे, लेकिन वह बेधने में सफल हुआ है। अशोक जी, सवाल ऐसे में ये भी कि देखिए, कोई भी अगर हम रिपोर्ट लेकर के आते हैं या कोई भी हम काम करते हैं तो विपक्ष का हमला लाजमी है, लेकिन हमारे ही लोग अगर नाराज हो और वही आपत्ति जताए तो बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है। जातीय गणना की रिपोर्ट अब आ चुका है और उस पर सियासत जारी हो गई है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी इस पर आपत्ति जताई है, आंकड़ों को लेकर के उन्होंने संदेश जताया है और साथ ही साथ रविशंकर प्रसाद ने भी इस पर आपत्ति जताई है और प्रगति मेहता ने भी, जो कि जेडीयू से ही हैं, उन्होंने भी आपत्ति जताई है। तो हमारे साथ संपादक अशोक मिश्र जी बने हुए हैं, इनसे जानते हैं कि ठीक है अशोक जी, विपक्ष ने तो आपत्ति जताई है, उनका रोल ही ऐसा होता है कि भाई कुछ भी काम करेंगे तो हम आपत्ति जताएंगे, कुछ ना कुछ अड़चनें जरूर लेकर के आएंगे, लेकिन अपने ही पार्टी के नेता आपत्ति जता रहे हैं, क्या कारण है? हमने तो आपको पहले बताया कि जो जातीय राजनीति है उसमें अपनी जाति का अगर अहित हो रहा है, ये आंकड़े अगर विश्वसनीय हैं तो बहुत सारी जातियां हैं जिन्होंने अभी तक सत्ता में अपनी हिस्सेदारी ली है, उनके रास्ते बंद हो जा सकते हैं। वैसी परिस्थिति में उन्हें लगता है कि कल तक जो वो दावा करते थे और उसी के दावे के अनुरूप वो सत्ता में हिस्सेदारी लेते थे, उस हिस्सेदारी पर अगर ब्रेक लगता है तो वो जातीय नेताओं मतलब अपनी जाति से ही बेदखल हो जाएंगे, यानी कि उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। दूसरी बात है कि जो आंकड़े हैं उसमें कहीं न कहीं अंतर दिखता है। कुछ ऐसे आंकड़े हैं कि जो आंकड़े भ्रमित करती हैं। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि जब पटना हाईकोर्ट में ये मामला चल रहा था तो आपको याद होगा कि पीके शाही महाधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष यह दलील दी थी कि ये जनगणना नहीं है, ये सर्वेक्षण है और इसमें जो लोग भाग लेना चाहते हैं लें, जो नहीं लेना चाहते हैं वो न लें। अगर वो अपनी बात नहीं कहना चाहते हैं तो कोई दबाव नहीं है। हो सकता है कि कुछ लोगों ने इसका बायकाट किया और उस बायकाट का भी ये असर दिख रहा है कि उनकी संख्या 1931 के जो आंकड़े हैं जातीय गणना के, उससे आगे नहीं बढ़ रहे हैं और उससे घट ही रहे हैं। तो इसको लेकर के स्वाभाविक है, अगर संख्या जिसकी कम होगी, राजनीतिक हिस्सेदारी उसे कम होगी और उसको फिर सत्ता में उसका लाभ कम होगा। यही वजह है कि अपने भी अब बेगाने हो रहे हैं। और प्रगति मेहता मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से 2014 में चुनाव लड़ चुके हैं। उनका जो इलाका है मुंगेर लोकसभा में, उसमें धानुक की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। वैसी परिस्थिति में प्रगति मेहता ने ये हिम्मत दिखाई है, इसलिए दिखाई है कि उसी मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही जातीय गणना कराई है। वैसी परिस्थिति में भले ही दबे स्वर में प्रगति मेहता ने जो सवाल उठाया है, उस सवाल का आने वाले दिनों में कुछ न कुछ असर दिखेगा। लेकिन जहां तक जीतन राम मांझी की बात है, मांझी जी सुबह में क्या बोलेंगे, शाम में क्या बोलेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है और उस पर नीतीश कुमार ज़्यादा गंभीर भी नहीं होंगे। लेकिन और लोगों ने जो सवाल उठाए, चाहे महागठबंधन के दल के नेता या जदयू के नेताओं ने जो सवाल उठाया है, निश्चित रूप से ये उम्मीद की जानी चाहिए कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार इसको बारीकी से दिखवाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि इसमें कुछ संशोधन भी हो जाए, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि इस जातीय गणना का जो संदेश जाना था वो संदेश चला गया है और इसी संदेश के लिए नीतीश जी चाहते थे कि ये राजनीतिक संदेश चला जाए। इसका जो लाभ है वो 2024 के लोकसभा चुनाव में कितना मिलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि नीतीश कुमार ने हर समय कुछ ऐसा काम किया है जिसके चलते वो मीडिया की सुर्खियों में रहे हैं और कहीं न कहीं नीतीश कुमार का जो काम है वो समूचे देश के लिए एक मॉडल बना है।